हेलो दोस्तों, मैं तीरथ अहिरवार आपका मैथ्स पेंटर मन का लाइव संपूर्ण में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने 12 दिसंबर को एमपी पुलिस कांस्टेबल की तर्ज पर एक ओपन मॉक टेस्ट का आयोजन किया था, जिसमें आप सभी लोगों ने भागीदारी लेकर उसे सफल बनाया है। और इसी तरह से हम आने वाली और भी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के ओपन मॉक टेस्ट का आयोजन करते रहेंगे, जिसमें आपकी जन भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे आप ही लोग सफल बनाते हैं, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उसी ओपन मॉक टेस्ट के जो मैथ्स का सेक्शन था उसका डिटेल्ड एक डिस्कशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमको जो मैथ्स का जो सेक्शन मिला था जिसमें हमारे 30 क्वेश्चंस थे, उनको हम विद इन टाइम लिमिट हमको कैसे अटेम्प्ट करना था। कई सारे कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट दिए होंगे, हो सकता है कि किसी ने 30 भी किए होंगे, किसी ने 10 किए होंगे, किसी ने 5 भी किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि वही 90 मिनट्स में वो 30 क्वेश्चंस को कैसे जल्दी किया जा सकता था। यदि हम पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं तो हमको कोशिश करनी थी कि वो 30 क्वेश्चन में से एटलीस्ट हम 20 to 25 क्वेश्चंस कर पाएँ, और आंसर की आप लोगों की जल्दी अपलोड हो जाएगी, जिसमें आप खुद का सेल्फ एवेल्यूएशन कर भी पाएंगे कि आपने उस 90 मिनट्स में रीजनिंग, मैथ्स और जीके के साथ साथ आप कितना अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने मैथ्स के उस पूरे के पूरे सेक्शंस को डिस्कस करते हुए कि कैसे वो सेक्शन में हमको वहाँ पर अटेम्प्ट पूरे के पूरे 25 या 30 क्वेश्चन करने थे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था मैथ सेक्शन का। अच्छा, पहली चीज़ ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका यदि आपको एक पेपर हो रहा है आपका, तो उस मैथ सेक्शन में आपको स्टार्टिंग से ही श्री गणेश कर देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि आपको लग रहा है कि यार जो क्वेश्चन इजी है जिसे हम पहले बना सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लें जो आपको बनता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब पहला क्वेश्चन आया तो उस पहले क्वेश्चन को ही हम अटेम्प्ट करें। चलिए देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि 110 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है, और एक समांतर पथ पर खड़ी हुई 170 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जनरली ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, समय, दूरी एवं चाल का एक एप्लीकेशन है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, उससे पूछा गया है। अब जनरली क्या होता है कि ये क्रॉसिंग वाले केस होते हैं हमारे ट्रेन का, रेलगाड़ी का क्रॉसिंग वाले ये क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें दो केस बनते हैं जनरली। जैसे आपने देखा होगा, यदि कोई ट्रेन क्रॉस करती है किसे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म हुआ, ब्रिज हुआ, कोई नदी आ गई है, कोई सुरंग आ गई है आपकी, या कोई दूसरी ट्रेन आ गई है। हम यदि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करें जिनकी लेंथ उस रेलगाड़ी के सापेक्ष में नगण्य नहीं मानी जा सकती, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे जो उस रेल द्वारा जो कुल दूरी तय होगी, कुल दूरी जो तय होगी वो कितनी होगी दूरी तय, उस ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई जिसको वो क्रॉस कर रही है, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, कोई नदी हो, कोई सुरंग हो, या कोई दूसरी ट्रेन हो, या कोई फार्म आ गया है बड़ा सा लंबा सा, जिसको ट्रेन के सापेक्ष में उसकी लेंथ को निगलेक्ट नहीं माना जा सकता, तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाती है। अब यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति विशेष आया, कोई पोल आ गया, कोई पेड़ आ गया है, कोई कार आ गई है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स माना जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष में नगण्य मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो कुल दूरी तय होगी ट्रेन द्वारा, वो कितनी दूरी तय होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रेन के क्वेश्चंस में जनरली लगाया जाता है, जो कि हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए जरा, 110 मीटर लंबी ट्रेन थी, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यदि 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, हमको टाइम चाहिए है सेकंड में, तो यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में जनरली हमको स्पीड्स दी जाती हैं। चाल जो हमेशा है, जो मेजॉरिटी टाइम आपको जो यूनिट दी जाती है वो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में दी जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमको किससे गुणा करना पड़ता है, 5/18। ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, छोटा नंबर। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो ऊपर 18, नीचे क्या आ जाता है, 5 आ जाता है।
ठीक है, ये चीज़ सबको ध्यान में रखना था। अब देख लेते हैं जरा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ अब हमको क्या करना है, एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लंबी ट्रेन है, इतनी गति से जा रही है, एक समांतर पथ पर खड़ी हुई लंबी ट्रेन है। दूसरी चीज़, ये एक ट्रेन है आपके पास जिसकी लंबाई 110 मीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से जा रही है, और एक यहाँ पर एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 170 मीटर है, लेकिन ये जो ट्रेन है आपकी, ये रुकी हुई अवस्था में है, ये स्थिर है, ये स्टेशनरी कंडीशन में है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता तो ये तब आता जब वो वाली जो ट्रेन है, वो जो पैरेलल ट्रैक पे वो जो ट्रेन है वो 170 मीटर की वो रुकी ना होकर वो भी जा रही होती, तो उसकी स्पीड भी कंसिडर की जाती। तो ये चीज़ सभी को पता होगा कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ये सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन है ये रुकी हुई है, इसलिए इसकी स्पीड आपको 0 लेके चलना होगा। तो आपको पता चल गया कि स्पीड तो हमें पता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा। यहाँ पर हम टाइम निकाल लेते हैं। देखिए जरा टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी, इस ट्रेन की लेंथ और प्लस इस ट्रेन की लेंथ, तो 110 प्लस 170 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 280 मीटर, और नीचे आ जाएगी स्पीड। रिलेटिव स्पीड तब आती जब ये भी मूविंग कंडीशन में होता, ये क्योंकि स्थिर अवस्था में है इसलिए एक ही स्पीड आएगी, इस ट्रेन की स्पीड 60। अब यूनिट का ध्यान रखना है, ये मीटर में है तो ये स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, उसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलते समय 5/18 से गुणा करना पड़ता है। देखिए ज़रा यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 6 से 3 बार, 28 का 3 में गुणा करके 5 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 8 3 = 24, 3 2 = 6 to 8, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.8 सेकेंड। नाउ आंसर नंबर बी इज़ द फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने बी ऑप्शन लगाया होगा, इजी क्वेश्चन था, सभी से बनना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपका रेशो का है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से थोड़ा सा मैंने मॉडरेट केस में रखा था ये वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस मैंने रेशो से इंक्लूड किए हैं इसमें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए जरा ध्यान से। शुभम, सोनू और चिंटू के मध्य जो है 5,783 रुपये की एक राशि को आपको बांटा गया है। ठीक है, अच्छा, यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 28 रुपये, 37 रुपये और 18 रुपये घटाए जाएं तो उनकी राशियों का अनुपात कितना हो जाता है, 4:6:9 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 5,783 रुपये का एक सर्टेन अमाउंट था, एक निश्चित धनराशि थी, जिसको आपको 3 लोगों में बांटना था। एक था शुभम, एक था आपका सोनू और एक था आपका चिंटू। शुभम, सोनू और चिंटू के मध्य इसको बांटना था। तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं इसको भी कुछ राशि मिली होगी, इसको भी कुछ राशि मिली होगी, इसको भी कुछ राशि मिली होगी, जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन जो भी इनको अमाउंट मिला था, इसमें से यदि शुभम के 28 रुपये कम कर दिए जाएं, सोनू के 37 रुपये कम कर दिए जाएं और चिंटू के 18 रुपये यदि कम कर दिए जाएं, तो उसके बाद का जो रेशो है वो 4:6:9 का रेशो है। इसका मतलब ये जो टोटल अमाउंट था वो स्टार्टिंग का अमाउंट था, जिसमें से शुभम के कितने कम कर दिए गए, 28 रुपये, सोनू के कितने कम कर दिए गए, 37 रुपये, और चिंटू के कितने कम कर दिए गए, 18 रुपये। टोटल मिला के चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, 8 7 15 15 8 23 2 2 2 4 4 3 7 और 1 8, ये 83 रुपीज़ हो रहे हैं, जो कि टोटल अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। कब, जब इनके पास स्टार्टिंग में कोई सम होगा उसमें से ये कम कर दी जाएगा। तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट दिया है 5783, जिसमें से हम 83 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचा है, 5700 रुपये। अब ये जो राशि आपके पास आई है, इस राशि को आपने बांटा है शुभम में, सोनू में और चिंटू में 4:6:9 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अनुपात है 4:6:9, ये शुरुआती अनुपात नहीं था जिसमें ये राशि बांटी गई थी, ये हमारी वास्तविक राशि है। ये ध्यान रखिएगा, गलती यहाँ पर यही हो जाती है, ये हमारी वास्तविक राशि है।
और ये जो राशि है 5700 रुपये, ये वह राशि है जब आपके इतने इतने अमाउंट उन व्यक्तियों के कम कर दिए गए थे। इसका मतलब ये जो राशि होगी 5700, ये इस अनुपात में बढ़ जाएगी। हमें किसका अनुपात, किसका शेयर चाहिए है? शुभम का। चलिए देखिए जरा, 6 + 4 10, 10 और 9 19, 19 बराबर 57, तो 1 बराबर 300, 1 बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पर? 19 × 57 300, तो 4 बराबर आ जाएगा 1200। मतलब शुभम का जो शेयर आया है वो 1200 रुपये आया है। लेकिन ये 1200 कब आया है? जब उसके वो 28 रुपये उसके कम कर दिए गए थे। तो शुभम के 28 रुपये कम करने के बाद का उसके पास अमाउंट 1200 रुपये था। इसका मतलब वास्तविक रूप से शुभम के पास कितना रुपये आया होगा? 1228। इसी तरह आप सोनू का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह आप चिंटू का भी निकाल सकते हैं। 1 बराबर 300, तो 6 बराबर 1800, तो 1837 रुपये सोनू को मिल जाएंगे। 1 बराबर 300, तो 9 बराबर 2700, और 18 और मिला देंगे तो 27 और 18 रुपये हो जाएगा किसका? चिंटू का। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि 1228 आया है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा सभी को। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। तो यदि गलतियां क्योंकि इस क्वेश्चन में जनरली हो जाती हैं, क्योंकि कई लोगों को ध्यान नहीं रहता, 1200 यदि ऑप्शन में अवेलेबल होता तो 1200 पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे 1200 ऑप्शन नहीं दिया था तो सेफ जोन में थे, पता चल गया कि हाँ गलती नहीं होगी। अदरवाइज़ यदि 1200 दिया जाता है तो कई लोग गलती कर देते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें हेडेक वाला काम नहीं है। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, जनरली स्क्वायर रूट हमको पता होता है कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ये देखिए ज़रा, ये स्क्वायर रूट हमको निकालना है 0.342 इंटू 0.684, 0.000342 इंटू 0.000171। डेसिमल्स में हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि यहाँ डेसिमल आ रहा है तो कितने ज़ीरो है, कहाँ काटेंगे, कितने ज़ीरो हट जाएंगे, कितने बचेंगे। ध्यान से देखा जाए, नंबर देखिए जरा, 342 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 है, क्योंकि नीचे आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमने यहाँ से हटाया। यहाँ बचेंगे हमारे पास 3 0 इंटू। इसी तरह देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, अगेन 3 0 कट जाएंगे, बाकी का जो 3 0 है वो ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से, इंटू। अब ये तो पूरा कट गया, 171 से ये कितने बार कट रहा होगा? आई थिंक 4 टाइम्स कट रहा होगा। चेक कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। 4 टाइम्स कटेगा भी, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 एंड 2 4 1 ज़ा 4 2 6, बिल्कुल करेक्ट है। 4 टाइम्स कट रहा है, ये 4 आ गया। अब फाइनली हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 1 2 3 6 टाइम्स 0 है, स्क्वायर रूट में कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 3 0 आ जाएंगे, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2000। अगेन ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चंस में ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो हमें उनको अवॉइड करना है। ठीक है, हमें उनको क्या करना है? हटाते हुए चलना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना हो इजी क्वेश्चंस में। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये कैंसिल हो गया था, इजीली आ गया। ये 6 0 थे तो 3 0 आ जाएंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, दैट इज 2000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 ट्रिकी क्वेश्चन। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन मैंने डाला है क्वेश्चन पेपर में। रीज़न है इसके पीछे क्योंकि यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं। इस छोटे से क्वेश्चन में गलतियाँ, कई लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत लग जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि अपने उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को भी करेक्ट कर लिया जाए। चलिए देखते हैं इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया था और एग्जैक्टली क्या आने वाला है वो हम देख लेते हैं। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि डी व्यास वाला एक पाइप है जिसके द्वारा पानी की टंकी जो है वो 40 मिनट में खाली की जा सकती है। ठीक है भाई, अब 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए पाइप है आपके पास जिसका डायामीटर, जिसका व्यास क्या दिया हुआ है? D, जो कि उस टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में खाली कर सकता है? 40 मिनट में। चलिए ठीक है। अब एक बी पाइप है जिसका डायामीटर 2D हो गया है, जिसका व्यास डबल हो गया है। अब ये उस टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा? है तो टाइम इन वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, पाइपिंग सिस्टम का
क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का एप्लीकेशन का है, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, ठीक है। अब जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि D से 2D हो गया तो वहाँ पे टाइम 40 मिनट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा। कई लोगों ने यही किया होगा कि अब ऑब्वियस सी बात है कि डायमीटर D से 2D हुआ है, डबल हुआ है, डबल हो गया, पानी तेज़ी से निकलेगा, पानी तेज़ी से निकलेगा, टंकी जल्दी खाली होगी, जल्दी खाली होने का मतलब है 40 मिनट से कम आएगा आंसर। मतलब कई लोगों ने ये तो पता ही होगा कि 40 से कम आएगा, मतलब 80 मिनट तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है भाई, 40 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 40 से तो कम ही आएगा। तो आंसर या तो 10 होगा या तो 20 होगा। हो सकता है एक आंसर 5 मिनट दिया जाता, हो सकता है एक आंसर आपको 90 मिनट दिया जाता, वो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप करेक्ट आंसर लगा सकते थे। तो इतना श्योर हो गए हैं कि भाई 40 मिनट से आंसर कम आएगा, 40 मिनट से कम मतलब 80 हो नहीं सकता, 40 हो नहीं सकता, बचा 2, 20 मिनट्स और 10 मिनट्स। चलिए अब 10 या 20 ही बचे हैं, अब दोनों में से कोई एक फाइनल करेक्ट आंसर होगा, देख लेते हैं क्या होगा भाई। जरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन। सभी लोगों को पता है कि जनरली जो हमारा पाइप होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा रहता है, सर्कुलर। जनरली हम देखते हैं जो पाइप होता है वो सर्कुलर नेचर का होगा, और आपको पता है कि सर्कल का जो एरिया रहता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर बाय 4। यदि डायमीटर के फॉर्म में बोला जाए तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, रेडियस के फॉर्म में बोला जाए तो पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, ठीक है भाई। अब एरिया का क्या काम है सर, ये तो पाइप एंड सिस्टम का केस है, आप एरिया क्यों निकाल रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। भाई ये बताइए, भाई पाइप है तो पाइप से जो डिस्चार्ज होगा, जो पानी निकलेगा वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा। अब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, या फिर हम कह सकते हैं डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, दोनों ही भाषाओं में हम बोला जाए। जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा या व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि रेडियस डबल हुई तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना। रेडियस यदि 3 गुना हुई तो एरिया हो जाएगा 9 गुना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। रेडियस यदि 1/2 हो गई तो एरिया हो जाएगा 1/4। इसी तरह डायमीटर का भी केस आप बोल सकते हैं, रेडियस बोला जाए, डायमीटर बोला जाए, जो चेंजेस होगा प्रोपोर्शन के फॉर्म में वो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब हम क्यों एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या काम है एरिया का, ये देख लेते हैं ज़रा। क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में या टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में सभी को पता है कि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब समय बराबर होता है आपका जितना आपको कार्य करना है और उसकी दक्षता कितनी है उसको हम डिवाइड करें तो हमारा समय निकल के आ जाता है। और यदि आपको पता है कि यदि आपका काम जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, काम जो है आपका वो अचर है, नियत है, इसका मतलब समय और दक्षता में कैसा संबंध स्थापित होगा, समय और दक्षता में कैसा संबंध स्थापित होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब यदि टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी, ये चीज़ सभी को पता है, ठीक है। अब जनरली जो बच्चा गलती करता है वो यहाँ पर ये गलती कर देता है, वो एफिशिएंसी को डायरेक्टली रिलेट कर लेता है डायामीटर से या फिर डायरेक्टली रिलेट कर लेता है रेडियस से, जो कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। भाई यहाँ पे जो गलती करने वाला बच्चा वो यही करता है कि भाई एफिशिएंसी को डायरेक्टली डायमीटर या रेडियस के समानुपात में मान लेता है। जैसे आप बोलेंगे कि यदि डायमीटर डबल हो गया तो आप बोलते हैं एफिशिएंसी डबल हो गई। अब एफिशिएंसी डबल हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हाफ हो जाएगा। तो कई लोग आंसर 20 मिनट्स लगा देते हैं, देखो 20 मिनट्स अवेलेबल भी ऑप्शन में। तो बस यहाँ गलती हो गई आपसे, क्योंकि आपने एफिशिएंसी को व्यास के या त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया, जो कि बहुत ही बड़ा पाप है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए तो क्या है करेक्ट आंसर, तो हमको यहाँ पे ये चीज़ करनी थी कि जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। और हमको पता है कि एरिया प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का स्क्वायर के या फिर डायमीटर के स्क्वायर के, व्यास के वर्ग के समानुपाती होगा। इसका मतलब यदि डायमीटर डबल तो एरिया 4 गुना, एरिया 4 गुना तो एफिशिएंसी भी 4 गुना, एफिशिएंसी 4 गुना तो समय जस्ट उल्टा 1/4 हो जाएगा। और 40 मिनट्स का 1/4 करने पर हमारा आंसर आएगा 10 मिनट्स। तो जो हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है वो 10 मिनट्स आना चाहिए था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसने भी 20 मिनट्स लगाया था भैया उसने बहुत ही बड़ा पाप कर लिया है, ठीक है, उसको सुधारें, एक बार आपको स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये था भैया कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने दिया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इंक्लूड किया था।
आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। इजी क्वेश्चन, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, नंबर सिस्टम पे एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम एचसीएफ, अब जनरली इसमें क्वेश्चन एलसीएम का है, ठीक है। देख लेते हैं जरा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 210 है, ठीक है। उनका अनुपात कितना है? 2:3। इन संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। हमको एक चीज़ ही पता है कि यदि दो संख्याएं हैं आपके पास, दो संख्या यदि आपके पास ए और बी हैं, दो संख्या यदि आपके पास ए और बी हैं, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होता है। ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल उन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पे उसका एलसीएम कितना दिया है? 210 दिया है। उनका अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया गया है। चलिए ठीक है, अनुपात दिया गया है तो हम क्या कह सकते हैं, यदि पहली संख्या 2 अनुपात में है तो वो नंबर क्या होगा? 2x होगा। दूसरी संख्या 3 अनुपात में है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 3x हो गया। तो हमने पहला नंबर मान लिया 2x, दूसरा नंबर मान लिया हमने 3x, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर कि कोई भी दो नंबर में जो कॉमन फैक्टर निकलेगा आपका, जो कॉमन फैक्टर निकलता है जिसे हम कहते हैं सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड जो निकलता है वही हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। इसका नाम ये कह सकते हैं कि भाई 2x और 3x का जो एचसीएफ होगा वो x होगा, जो कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या निकल पा रहा है? x निकल पा रहा है। तो जो हमारा x होगा ये हमारा एचसीएफ का काम करेगा। चलिए एलसीएम तो हमको दिया हुआ है 210, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका x हो जाएगा, और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2x इंटू 3x। एक x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। चलिए ठीक है, ये 3 से भी कैंसिल कर लेते हैं 70 टाइम, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, x बराबर कितना आया? 35। तो हमको x मिल गया है, और यहाँ पे x का मतलब आप जान लीजिए कि जो x होता है ये हमारा एचसीएफ का काम करता है, और ये हमारा 35 हमको मिल चुका है, ये हमको 35 हमको मिल चुका है। अब हमको क्या पूछा था? सम ऑफ दीज नंबर्स, दोनों का समीशन कितना है? 3 + 2 5x, 3 + 2 5x। तो 5 गुणित 35 यदि हम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 15 150 और 25 175। आंसर वाज 175। ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट आंसर था। छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि एलसीएम एचसीएफ का, और ये एक स्टेटमेंट जो होता है जिस पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो वो ये स्टेटमेंट है। और एक और ध्यान रखिएगा, जब रेशो के फॉर्म में दिया जाता है, आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यदि उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक x, y, k, सपोज दैट, तो ये जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया है वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका कॉमन फैक्टर कहलाता है, जिसको हम एचसीएफ का नाम देते हैं, दैट इज़ x, या एचसीएफ वो हमारा बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 41। बड़ा ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, बस एरिया वॉल्यूम का काम है यहाँ पर। कहना चाहिए कि एरिया वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर सिर्फ आप ही को मेहनत करनी है। आप उसके फॉर्मूले याद करके रखिए, उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करते रहिए, आपको चैप्टर आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। देख लेते हैं क्या बोला गया है इसमें। एक वृत्त है और एक वर्ग है जिसका कुल क्षेत्रफल दिया है 2611 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, वृत्त है, मुझे पता है वृत्त का जो एरिया रहता है वो होता है πr² प्लस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। हमने साइड को a मान लिया है। जो दोनों मिलाकर है वो 2611 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यूनिट का ध्यान रखिएगा, एरिया वॉल्यूम में मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको यूनिट को देखना पड़ता है। यूनिट क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, किलोमीटर है। तो यू शुड नो द कन्वर्जन ऑफ दीज यूनिट्स, आपको उनका कन्वर्जन पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, व्यास दिया है आपको, ठीक है, व्यास दिया है। अच्छा, वृत्त का यदि व्यास दिया है 42 तो रेडियस हो जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर, हाफ होता है, यू नो दैट। ठीक है, अच्छा, यदि हमको रेडियस मिल गई तो हमको यहाँ से साइड मिल जाएगी, और यदि हमको साइड मिल गई तो हमसे पूछा ही क्या है फिर।
ठीक है, हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमको चाहिए आंसर 2πr प्लस 4a का, हमको आंसर ये चाहिए 2πr प्लस 4a का। सम पूछा है दोनों का, वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप 4a, इसका हमको समेशन चाहिए जिसमें हमको रेडियस पता है, साइड नहीं पता है, जो कि हम वहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाला काम है और कुछ भी नहीं है। 21 × 21 प्लस a का स्क्वायर बराबर 2 6 11। ठीक है भाई, 7 से ये 3 बार कट जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा सा स्मार्टली किया जाता है, जैसे 21 का 22 में मल्टीप्लिकेशन करना है। आप सिंपल आप ये नहीं कर सकते कि 3 में 21 का किया फिर 22 का, नहीं ऐसा नहीं है। 21 22 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं जिसे हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं। हमेशा क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कैसे किया जाता है, छोटी संख्या का वर्ग करके छोटी संख्या प्लस कर दी जाती है, या फिर बड़ी संख्या का वर्ग करके बड़ी संख्या घटा दी जाती है, जो भी आपको इजी लगे। जैसे 21 का वर्ग करें 441, और 441 में आप 21 को जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 462। 462, अब 462 में आप 3 से मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 18, 12 और 1 13, 13 86 घटा देते हैं, 13 86, 5 2 2 और ये 1, तो ये आ गया a स्क्वायर बराबर 1225। ठीक है, मैं जनरली सिंप्लीफिकेशन में आपको स्क्वायर्स के लिए बोलता हूँ, क्यूब्स के लिए बोलता हूँ, टेबल्स के लिए बोलता हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद करके रखें। अब स्क्वायर निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई बता सकता है जल्दी, विदाउट पेन पेपर, यदि किसी को बताना होगा। देखिए 25 है तो 5 आ जाएगा, 12 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, तो इसमें छोटा नंबर क्या है 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। हमको पता चल गया कि उस वर्ग की जो भुजा है वो 35 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। चलिए हमको आंसर ये निकालना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ज़रा, 2 × 22/7, रेडियस है 21, 7 से 3 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 प्लस 4 गुना करना है 35 का, 4 × 12 और 4 × 20, 120 और 20 140, तो आंसर हो जाएगा 272। तो आंसर विल बी 272 सेंटीमीटर। इज़ अ पैरीमीटर है, ये समेशन है इसलिए लेंथ है एक तरीके से, इसलिए यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी। तो आंसर विल बी 272। यूनिट डिजिट का ऑप्शन का यूज़ हम इसलिए नहीं हम कर सकते थे क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है, तो बचा नहीं सकते हम अपनी कैलकुलेशन को, इसलिए हमको पूरा करना पड़ा। तो मैंने कहीं ना कहीं पहले ऑप्शन को नज़र जानी चाहिए आपके, पहले ऑप्शन देख लीजिए कि हाँ क्या यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो क्या हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या हम इकाई के अंकों को गुणा कर करके देख सकते हैं हमारे आंसर का जो आंसर है वो कितने पे ख़त्म होगा। लेकिन मुझे दिख रहा था कि 0 0 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो इस इकाई का अंक हम नहीं लगा सकते, इसलिए हमें पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ा। तो कैलकुलेशन आपकी फ़ास्ट होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ताकि आप जल्दी कर पाएंगे आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, मतलब बस कैलकुलेशन था। चलिए क्वेश्चन 42 पर आ जाते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन 42 में क्या बोला है कि सोहन अपने पिता से 20 साल छोटा है। सोहन अपने पिता से 20 साल छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि सोहन के फादर और सोहन के एज का जो डिफरेंस है वो 20 ईयर्स का है। ठीक है भाई, ओके। 5 साल पहले उसके पिता की आयु उससे 3 गुना थी। इसका मतलब 5 साल पहले वही फादर और उसके सन का जो अनुपात होगा एज का वो 3:1 होगा। ये बस ध्यान रखना होता है रेशो के एप्लीकेशन में, एजेस वाले चैप्टर में, कि यहाँ जो अनुपात दिया गया 3:1 ये कब का है, ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है कि पास्ट का है। हमको दिख रहा है कि ये 5 साल पहले का डेटा दिया गया है, और एज का जो डिफरेंस होता है वो किसी भी ईयर में वो सेम रहेगा। आप पहले चले जाएं, आगे आ जाएं, प्रेजेंट में रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 में से 1 चला गया, कितना हो गया ये 2, 2 बराबर कितना हो गया आपका 20, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 10 साल, तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 साल। तो फादर की एज पूछी है क्या? यस बिल्कुल सही है, फादर की एज पूछी गई है, लेकिन कब की पूछी गई है ये ध्यान रखिए, प्रेजेंट की पूछी गई है। हमने जो एज निकाली 30 साल वो कब की आई है, वो 5 साल पहले की आई है। 5 साल ऐड कर दीजिएगा, हमको आंसर मिल जाएगा कितना 35 साल।
तो ये था हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का, जो कि एज से रिलेटेड था। ओके, आई होप यू गेट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का केस है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ओके भाई, देख लेते हैं। एक कितने समय में एक निश्चित धनराशि 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दुगनी हो जाएगी। ओके, हमको पता है कि जो मूलधन है हमारा वो 100 रुपये है। मूलधन हमारा कितना है? 100 रुपये है। एक निश्चित ब्याज की दर से जो हमारा मिश्रधन हुआ है वो डबल हो गया। डबल मतलब यहाँ पे ये 100 था तो ये दुगना हो गया, 200 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो डिफरेंस आया वो हमारा साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज हमारा कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। अब किस रेट से है? 6%, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। और सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई 100 है इंटू 6 है डिवाइडेड बाई 100 है इंटू टी है, बराबर कितना हो गया? ये 100, ये कैंसिल हो गया तो हमारा टी कितना निकल के आया? 100/6। मतलब हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 100/6 होगा। अब 100/6 तो नहीं दिया है, तो ये परसेंटेज में हमको पता होना चाहिए कि 1/6 इंटू 100 का वैल्यू होता है 16.66 और 16 and 2/3%। समटाइम्स आपको ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया जा सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये डेसिमल में लगभग में आंसर है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में एग्जैक्ट दिया गया है 16.2/3%। तो हमको क्योंकि ऑलरेडी ईयर्स में चाहिए था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16.66 ईयर्स। हमारा ये फाइनल आंसर है। ईयर्स में था, यूनिट ईयर्स ले रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 43 था हमारा। 44 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये परसेंटेज से रिलेटेड है और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, गुणा भाग आपको करना है। चलिए देख लेते हैं जरा यहाँ पर। 25% होता है 1/4 ऑफ 84। मल्टीप्लिकेशन, कई लोग तो एडिशन देख के भी कर लेते हैं, हालांकि आंसर देख के पता लग जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ही था, एडिशन नहीं था। ठीक है, 24 है डिवाइडेड बाय 100 है इंटू 85 है। हम 80 लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑफ को मैं मल्टीप्लिकेशन जैसे बना दूँ तो कहीं यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई ये ना बोले कि गलत कर दिया आपने। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सभी जगह, तो ऑफ को मैं मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 4 से 6 बार, 4 से 5 बार, 4 से 21 बार, 21 गुणित 17 छंग 102। 102 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और ये 20.4। तो 21 में 20.4 से गुणा करना है। ठीक है भाई, 21 दूनी 42, 420 प्लस 21 का गुणा 0.4 में कर दे पर आ जाएगा 8.4। ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 428.4। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था, गुणा भाग और कुछ भी नहीं, गुणा भाग ही हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो 428.4 जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 44 का करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी डी लगाया था बिल्कुल सही जा रहे थे वो। क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन 45 में क्या बोला गया है कि 1979 में जो एक खेत है उसकी जो कुल पैदावार है वो 17,820 किलोग्राम दी गई है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि 1979 का हमको डेटा दिया गया है 17,820 किलोग्राम, जो कि विद रिस्पेक्ट टू किसका दिया है? 1978 का कितना बोला है? 8% ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो डेटा है ये 108% होगा, 17820 kg के बराबर। तो यहाँ से जो हमारा 100% निकलेगा ये डेटा आ जाएगा हमारा कौन सा? ये जो डेटा आएगा हमारा ये 1978 का टोटल प्रोडक्शन आएगा उस फार्म का। ठीक है, क्योंकि अब हमसे 1977 का बोला है और 1978 का भी उसने 1977 के रिस्पेक्ट में बात की है कि 1978 का जो प्रोडक्शन है वो 10% ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो डेटा है ये भी 110% के बराबर होगा। तो यहाँ से जो हमारा 100% कैलकुलेट होगा वो होगा 17,820 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 110 इंटू 100 इंटू 100। जैसे इसको अपन कैलकुलेट करेंगे 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 से 1 टाइम्स 6 और ये 2, 18 से 9, ये 18 से 6 टाइम्स 3 एंड ये 2। तो ये आया हमारा 50 इंटू 3 कितना? 150। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि हमको जो यूनिट यूज़ की गई है वो केजी यूज़ की गई है, लेकिन जो हमारा आंसर था वो क्विंटल में देना था। और हम सभी लोग जानते हैं कि भाई 100 kg कितना होगा हमारा? 1 क्विंटल होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 150 क्विंटल। दैट इज़ ऑप्शन नंबर
ए। बस इसका ध्यान रखना था, यूनिट में कई लोग हेर फेर कर देते हैं, तो यूनिट हमारी कितनी आ जाएगी क्विंटल में, दैट इज़ 150 क्विंटल। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 भी एलिगेशन का है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया है कि एक मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड्स हैं, तो ये हमारा ए लिक्विड, सपोज ये बी लिक्विड है, ये मिक्सचर 2 है जिसमें ए और बी का रेशो दिया गया है। अब इन दोनों मिक्सचर को आपने क्या किया है, मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाया है जिसमें रेशो 7:3 हो चुका है। तो हम इसे एलिगेशन से कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हमने 3/8 लिया, ये हमारे कितना ले लिया 6/7। अब क्योंकि दोनों को मिक्स किया है तो उसमें ए जो लिक्विड है वो 7 रेशो में है, तो 7 आउट ऑफ कितना हो गया 10। बस यहाँ से हम एलिगेशन का प्रोसेस लगा के हमको रेशो मिल जाएगा कि इस मिक्सचर को आपने किस रेशो में मिक्स किया है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, 3/8 माइनस 7/10, और एक बार यदि आपने इसमें से इसको माइनस किया तो एक बार आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 7/10 माइनस 6/7, तो ये हमारा फाइनल रेशो हो जाएगा। एट द लास्ट बस कैलकुलेशन वाली स्टेप हमारी रह गई है, 7 7 49 डिवाइडेड बाई 70, ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 56 डिवाइडेड बाई कितना 80। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा कितना 26 माइनस का डिवाइडेड बाई 80। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हुआ है, 2 से 13 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स। नाउ फाइनल आंसर विल बी 44:91। तो 44:91 कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है भाई, ए बी सी डी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर आया है 44:91। तो सिंपली हमने एक एलिगेशन का प्रोसेस लगाया और इसका आंसर हमने निकाल लिया। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, किया जा सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन 47 में क्या बोला है कि एक व्यापारी के पास 200 अंडे थे, जिसमें से 38 अंडे टूट गए उसके, और उसने जो बचे हुए अंडे थे उसको 4.8 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिया, और इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ है। तो भाई कितने अंडे थे टोटल, 200 में से कितने टूट गए हैं 38, तो बचे कितने 162 अंडे बचे हैं। अभी 162 अंडे कितने रेट से बेचे हैं, 4.8 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से, तो 162 इंटू 4.8 ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। और यदि 8% का लाभ होगा तो हमारा सेलिंग होगा 108%, ये 108% के बराबर कर दिया जाएगा। तो जो 100% निकल के आएगा 162 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 100। बस इसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन 18 से 9 टाइम्स, 18 से 6 टाइम्स, 3, देन ये 2, 24, 3 720 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने जो ये निकाला है डेटा, ये रुपीज़ में निकाला है, वैल्यूज़ में निकाला है, लेकिन हमको डज़न में पूछा था, और एक डज़न में 12 होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ पर डज़न। 60 रुपीज़ पर डज़न हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डज़न में बोला था तो हमको लास्ट में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अगेन ये भी आपका परसेंटेज का एप्लीकेशन पे दिया गया है कि एक शक्कर की कीमत जो है वो 25% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो शक्कर की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि व्यय क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। व्यय अपरिवर्तित रखना है, व्यय अपरिवर्तित रहेगा, और व्यय यदि अपरिवर्तित रहेगा इसका मतलब हो गया आपका कि आपकी जो कीमत है वो आपके खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब जो कीमत का अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा आपके खपत का अनुपात होगा। जैसे 25 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो गया है ये। ठीक है, मतलब यदि पहले रेट 4 था तो अब कितना हो जाएगा, कम होके 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्सपेंसेस को कांस्टेंट रखना है। तो हमारा जो खपत होगा वो जस्ट 3 से 4 हो जाएगा। आपसे खपत में ही बोला गया कि कितनी वृद्धि हो रही है, 3 से 4 हुआ, कितना बढ़ा 1, कितने से बढ़ा 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आंसर विल बी 33.1/3% हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। तो हमारा आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। एक निश्चित राशि जो है कि 5% की दर से
3 साल के लिए उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि भाई 5 3 कितना हो गया 15%, 15% कितना हो गया हमारे पास 150, तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। ये हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ गया है। अब हमको सेम प्रिंसिपल पे समान मूलधन पर समान ब्याज की दर से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो हमारे पास दो तरीके हैं, स्लैब लगा सकते हैं। हमको पता होना चाहिए कि 5% के रेट से 3 इयर्स का जो CI होता है वो 15.7625% होता है। तो आप सीधा 1000 का 15.7625% कैलकुलेट यदि कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा 157.625। ये डायरेक्ट आंसर हमारा हमको मिल जाएगा क्योंकि हमको 5% का टोटल CI पता था। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है, परसेंटेज का है, ये पासिंग मार्क्स वाला है, टोटल मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या बोला गया देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक जो है वो 36% है। यदि एक विद्यार्थी 72 अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से तब भी वो फेल हो जा रहा है, तो बताना है कि परीक्षा के पूर्णांक क्या है, मतलब जो टोटल पेपर था वो हमारा कितने मार्क्स का था। अब भाई पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है किसी स्टूडेंट का, 36% रखा गया है। और यदि नंबर में बात की जाए तो उस स्टूडेंट को कितने नंबर मिल रहे हैं, 72 नंबर मिल रहे हैं। स्टिल वो फेल हो रहा है कितने मार्क्स से, 18 से। इसका मतलब उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 72 + 18 और लाने पड़ेंगे। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। ये परसेंटेज में है, ये हमारा टोटल वैल्यू में है। तो 36% हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 90। तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, 90/36 × 100। इसे अपन ने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आया, 250। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 250 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है देखते हैं जरा। देखिए, एक वस्तु को 6% की हानि के बजाय 6% के लाभ पर बेचा गया है तो विक्रेता को 6 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। भाई मान लीजिए कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, ठीक है। अब यदि वो 6% के हानि पर यदि उसे बेचा जाता तो उसका जो सेलिंग प्राइस होता वो कितना हो जाता, 94 रुपीज़ होता। भाई 6% लॉस पे बेचा गया है, लेकिन उसने बोला है कि 6% के लॉस के बजाय उसको 6% लाभ पर बेचना है। अब यदि वो 6% के प्रॉफिट पर यदि बेचता तो उसका जो सेलिंग प्राइस होता वो 106 रुपीज़ होता। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वो 94 रुपीज़ में बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है, 106 रुपये में। उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपीज़ का। तो ये 12 हमारा एजम्पशन वाला डेटा है, एग्जैक्ट डेटा 6 रुपये दिया है। तो 12 को कंपेयर करेंगे यहाँ पे 6 से, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1/2। हमने क्या मान के चला है CP को 100, तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 100 बराबर 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। ऑप्शन नंबर C में अवेलेबल है। तो जिसने भी C लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 52 कंटिन्यूस फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। जनरली कंटिन्यूस फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एग्जामिनेशंस के, कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे होगा। 1/3 + 1/2 + 1/7/9, ओके। और प्लस में भी यहाँ पे दिया हुआ है 17/22। तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ से बॉटम टू टॉप स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सभी को पता है, नीचे से शुरुआत की जाएगी और ऊपर की तरफ बढ़कर फिर इसको एडम कर देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 7/9 को हम लिख सकते हैं क्या, 9/7। क्या लिख सकते हैं, 9/7। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, 7 यहाँ हटाएंगे, 7 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, 7 2 = 14, 14 + 9 23, ये 23 × 23। तो फाइनली 23 डिवाइडेड बाय 23 3 = 69, 69 × 7 76 और प्लस 17/22। तो इस वाले पोर्शन का जो आंसर हुआ वो 23/76 हुआ। एट द लास्ट अब हमको इनको दोनों को एडअप करके फाइनल रिजल्ट देना है। चलिए देख लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 × 38 × 11, ओके। 76 से डिवाइड किया 11 तो 253 हो गया। 22 से डिवाइड किया तो 38 में हमको 17 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 17 8 = 136, then 13 17 3 = 51, 464, 646। ऐड कर लेते हैं 9 9 और
6 2 कितना है हमारे पास 8 है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 76 में हमको 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 से 7 3 7 + 1 8 836 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो अब हमको फाइनल करेक्ट आंसर चाहिए, तो 899 में 836 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर जो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, 22/5 तो हो ही नहीं सकता है, 12/22 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 1 के नियरेस्ट था, इसलिए ये डी आप जिसने भी लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया होगा। अप्रॉक्सीमेशन में बोलेगा तो डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नियरेस्ट टू 1 आएगा, इसलिए हम इसे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा इसका डी, इसे टिक किया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारा 52 का आंसर क्या हो गया है, डी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से, परसेंटेज का है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, एसएससी के खासकर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, और व्यापम के भी। अब यहाँ पे देखो जरा सीक्वेंस में क्या बोला है भाई, ए बढ़ रहा है, ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, कितना 30%, बी क्या है, सी से कम है। तो सीक्वेंस कैसा चल रहा है, इसी प्रकार से A to B, B to C, C to D। तो इस प्रकार से जब भी सीक्वेंस चलेगा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। C हमारा कितना हो गया, ये मान लो 100 मान लिया आपने। अब C का कंपैरिजन यहाँ देखिए, B से बोल रहा है क्या कि B C से 60% कम है। अब 60% कम होगा तो कितना होगा बोलिए, 40 हो जाएगा। अब A जो है वो B से कितना परसेंट ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, और 40 का यदि 130 निकालेंगे तो हमारा 52 निकल कर आ जाएगा। तो हमको ABC का डेटा मिल गया। अब कंपैरिजन किसी का भी किससे पूछा जाए, हम आंसर करने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं। अब बताइए जरा, A C से कितना परसेंट कम है, तो A कितना कम है, 48 कम है। किससे कम है, C से कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 48% हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं क्योंकि C से कंपेयर करना था और C ऑलरेडी 100 हमको दिया गया है। तो इस आंसर का हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 48 बिल्कुल सही होगा। जिसने 48 लगाया वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, लेकिन टाइम लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन में 54 में देख लेते हैं। क्वेश्चन में 54 में क्या बोला गया, देखिए जरा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो आपकी छोटी है या बड़ी है, ये पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूछा गया है, देख लेते हैं। ये 4/9 हमारे पास है, ये 9/16 है हमारे पास, एक 16/25 है, और एक 25/49 भी है हमारे पास। अब इसमें बोला है कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, यहाँ पे ये पूछा गया है। चलिए, हमारे पास दो तरीके होते हैं जनरली इसको करने के, एक होता है डिवीजन तरीका, एक होता है कंपैरिजन करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सेंस में। अब ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर, पहले हमको सबसे छोटी चाहिए। ठीक है, ऐसा देख लो कि यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ा फ्रैक्शन हो रहा है तो उसे डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको छोटा चाहिए। डिवीजन भी पॉसिबल है कि आप डिवाइड कर करके डेसिमल में चेक कर सकते हैं, लेकिन हम डिवीजन नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लेते हैं। ये देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 4 = 64, 9 9 = 81। हमको छोटा चाहिए, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए जरा, 4/9 का 16/25 से कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 4 = 100, 69 = 144, बड़ा है, इसे हटा देते हैं। 4/9 बचा आपके पास, ये 25/49 है, ये और ये ऑलरेडी ये बड़ा आएगा, ये आपने क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/9 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंगस्ट 4। ओके, तो हमारा 4/9 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका होता है निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 55, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का मीन पूछा है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का मीन पूछा है कि पहली जो आपके 10 प्राइम नंबर होंगे वो उसका जो मीन होगा वह क्या होगा। तो आपको पता ही होगा कि भाई प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट 10 बोला है, फर्स्ट 10 देखिए जरा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ये हो गया हमारे स्टार्टिंग के 1 to 10। ये हो गया हमारे स्टार्टिंग से 11 आ गया है, 13 आ गया है, 17 आ गया, और ये हमारा 19 आ गया। तो ये 20 तक कवर हो गया। कितने हो गए हमारे, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गए। 2 और बचे, तो 20 वाली लाइन ले लेते हैं, 21 to 30 वाली लाइन लेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, 30
21 वाली लाइन चाहिए हमको, यहाँ पे 20 वाली, 20 तक होगी, 21 वाली लाइन चाहिए, तो यहाँ से 23 हो जाएगा एक हमारा, और उसके बाद 29 हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल फर्स्ट 10 नंबर्स हो गए, और जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स होंगे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनका हमको एडिशन करना था। तो एडिशन ज़रा जल्दी से हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारा एडिशन कितना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 2 + 3 कितना हो रहा है 5, 5 + 5 कितना हो रहा है 10, 10 7 कितना हो रहा है हमारा 17, 17 13 कितना हो रहा है हमारा 30, और 30 और 30 कितना हो रहा है हमारे पास 60, और 60 और 13 हो जाएगा हमारे पास 73, और 73 और 23 बचा है 7 2 9, और ये 29 है, 9 6 50, 9 2 11 to 11। कुछ मिस हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं। 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और 23 और 29। एक बार और सम कर लेते हैं, एडिशन में शायद गलती हुई होगी। चलिए 2 + 3 5 है, 5 + 5 10 है, 10 + 7 कितना है हमारे पास 17 है, 17 के साथ हमने पेयरिंग कर दिया है इस 13 का, तो ये हो गया हमारे पास 30। इस 19 को हमने 11 के साथ पेयरिंग किया, तो ये हुआ हमारे पास 30 60 था, हमने 17 को मिस किया है, तो ये 77 हुआ है, और 77 को हमने 23 के साथ मिक्स किया, तो 70 20 90 129 हो रहा है टोटल समेशन। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, 17 हमने मिस किया था। 129 हमारा टोटल एडिशन आ रहा है। 129 है, कितने नंबर है 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एवरेज आएगा, जो मीन आएगा वो 12.9 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसने भी सी लगाए बिल्कुल सही थे बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 55 था। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। 56 देखिए जरा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डाला गया है, वो भी ग्रुपिंग वाला डाला गया है। क्या बोला है इसमें देखते हैं। 10 महिलाएं हैं जो कि एक काम को 7 दिन में कर लेती हैं। 10 महिलाएं जो हैं किसी काम को 7 दिन में कर लेती हैं। तो ये 10 महिलाएं आपके पास किसी काम को 7 दिन में कर रही हैं, और यही काम 10 बच्चों से यदि आप कराएंगे तो ये 14 डेज में कंप्लीट हो रहा है। दिस इज टोटल वर्क, ये हमारा टोटल काम के बराबर है। ये टोटल काम है हमारा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7 से ये 2 बार हो गया, तो वुमेन और चाइल्ड का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 2:1 आ गया। मतलब एक औरत यहाँ पे 2 और एक बच्चा यहाँ पे 1 काम कर रहा होगा। किससे काम करवाना है? 5 महिलाओं से काम करवाना है और 10 बच्चों से काम करवाना है। टोटल काम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2 रख दिया, ये टोटल हमारा 140 काम आ गया। 140 काम आपको किससे करवाने के लिए बोला गया है? 5 महिलाओं और 10 बच्चों से बोला गया है। एक महिला कितना काम करेगी? 2, तो 5 महिलाएं 10 काम करेंगी। एक बच्चा यदि 1 काम करेगा तो मिला के ये हो गया टोटल 20, और हमको 140 काम कराना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 डेज हो जाएगा। मतलब यही काम यदि 5 महिलाओं 10 बच्चों से कराया जाता तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। प्रॉफिट और डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अगेन इसमें क्या बोला गया देखते हैं जरा। यहाँ पर एक सेलर है जो कि अपने सामान को अपनी लागत मूल्य से 20% क्या रखता है? ज़्यादा बढ़ा के रखता है, अंकित करता है, और उस पर वह कुछ छूट दे देता है, और 8% का वो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। तो जो यहाँ पे छूट दी गई थी उस सेलर द्वारा, वो कितनी छूट दी गई थी वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है मेरे पास, 4 12 10 6। चलिए, ये यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपये रहा होगा तो उसके ऊपर उस व्यक्ति ने, उस सेलर ने कितना मूल्य अंकित कर दिया? ज़्यादा, 20% ज़्यादा अंकित कर दिया। मतलब उसने 120 रुपये में वो अंकित की होगी। अब इस 120 पर उसने कोई छूट दी है जो कि हमको नहीं पता है। ये D% का डिस्काउंट दिया गया है, और उस D% का डिस्काउंट देने के बाद उसने 8% का क्या कमाया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे कमाया जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे। तुम्हारा सेलिंग कितना हो गया है? 108 हो गया है। इसका मतलब 120 पर आपने कोई एक डिस्काउंट दी, जिससे हमारा आंसर कितना हो गया है? 108 हो गया है। चाहे तो आप इसमें ऑप्शन की भी वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर आ जाएगा। भाई डी की जगह हम यहाँ पे क्या रखें जिसको इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर 108 निकल कर आ जाए। आप 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 12 रखेंगे तो कितना आएगा? 10 रखने पर कितना आ रहा है यहाँ पर, और 6 रखने पर कितना आ रहा है? आप यदि चेक करके देखें, यदि 10 रखा जाएगा यहाँ पे तो 100 में 10 चला गया, कितना हो गया? 90। ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 लाइन का 108 होता है, हमारा आंसर 108 आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने के बजाय आप ऑप्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर।
बोटिन स्ट्रीम का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, और ये बोला गया है इसमें कि एक आदमी जो है स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर रहा है और वो धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तक गति तय करता है, फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आदमी की कुल यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। अब ये समझ लीजिए कि ये एवरेज स्पीड का ही केस है हमारे पास। अब यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि यदि शांत जल में किसी व्यक्ति की चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो हमको कितनी दी गई है, धारा की चाल कितनी दी गई है हमको 2 किलोमीटर पर आवर दी गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। इसका मतलब ये हो जाएगा अनुप्रवाह चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, उसकी धारा के साथ चाल उसकी कितनी हो जाएगी 5 2 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत जो उसकी चाल हो जाएगी, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 5 में से 2 चला गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। अब आपको पता ही है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है आपकी तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाती है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये S1 हमारे पास आ गया है 7 किलोमीटर पर आवर, S2 आ गया है 3 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकालिए। 2 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 प्लस 3 21, ये हो गया हमारे पास 42 डिवाइडेड बाय 10 है तो ये हो जाएगा 4.2 आएगा। 4.2 किस में आ रहा है, 4.2 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 4 एंड 1/5 लिखा है, ये बिल्कुल वही सेम आंसर है। इसको आप यदि फ्रैक्शन में भी बोलेंगे तो यही हो जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा और ये 1/5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 एंड 1/5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में हो तो डेसिमल में भी बोला जा सकता है 4.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58 जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। स्क्वायर रूट तो सभी को याद होना ही चाहिए, तो ये तो बिल्कुल आसान सा था। यहाँ पे जो 3721 जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 61 का हो जाएगा। 2704 जो हमारा 52 का होगा, ये क्वेश्चन मार्क बराबर 82 है। बस सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर हमको बताना था। x हमको निकालना है, ये हमारा हो जाएगा 11 में से 2 गया 9 और 5 हो गया हमारे पास माइनस x बराबर 82। तो x हो जाएगा हमारे पास क्या 9 माइनस 82, मतलब ऑब्वियसली बात है आंसर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना सॉल्व किए भी आप इसे समझ सकते थे कि इसका आंसर यदि आएगा तो इन दोनों को घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से माइनस होगी तो नेगेटिव आएगा। बिना सॉल्व किए भी आप देख सकते थे ऑप्शन नंबर बी ही आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं दी गई है। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप बी ऑप्शन टिक कर सकते थे इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन में आपका 59 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में 60 में क्या बोला गया है कि एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका ये। इसमें कहा गया है कि एक व्यापार ए द्वारा स्टार्ट किया गया है कोई अमाउंट इन्वेस्ट करके जो कि 45,000 है। ओके, कुछ समय बाद उसमें एक और दूसरा पार्टनर आया है बी नाम का, जो कि उसमें 30,000 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक साल के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में क्या होता है, लाभ होता है। तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ है। इसका मतलब ये ए है और ये सपोज बी है आपके पास। ए ने कितना पूंजी लगाया है 45,000। अब जब आपको डेटा दिख रहा है कि ये भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो आप नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। आप सिंपली 45 भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये 30 है, ये 45 के में है, ये 30 के में है। ये पूरा 1 साल तक पैसा लगा के रखेगा क्योंकि बिजनेस इसने स्टार्ट किया था। लेकिन बी जो है वो कुछ समय बाद आया था। सपोज ये x महीने बाद आया तो इसका पैसा लगा रहेगा 12 माइनस x तक। तो ये ए का इन्वेस्टमेंट, ये बी का इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। तो 45 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/1। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। 15 से 3 बार, 15 से 2 टाइम्स, ये 2 से 6 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18, तो ये 18 हो गया हमारे पास। 12 2 ज़ा 24 माइनस का 2x को इधर लेकर आ जाते हैं। 24 में से 18 चला गया, आपके पास 6 हो गया, तो x हमारा हो जाएगा 3 मंथ्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 3 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यही बोला था x को क्या माना था कि b जो है वो x महीने बाद शामिल हुआ था उस व्यापार में, और x का मान कितना निकल के आ रहा है 3 मंथ हमारा निकल कर आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में भी अवेलेबल है 3 मंथ,
ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पार्टनरशिप का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, समय सीमा में बनाया जा सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगेन ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें, ए और बी दो लोग हैं जो कि किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी जो हैं वो किसी काम को, ए और बी जो है वो दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर 15 डेज में कर रहे हैं। और यही काम सी और ए द्वारा यदि करवाया जाता है तो ये 20 दिन में कर लेते हैं। सभी को बेसिक पता है कि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 10, 15, 20 का। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 60, मतलब जो कुल काम करना होगा वो कुल काम कितना करना होगा हमें 60। ये कितना काम करेंगे 6, ये कितना करेगा 4, ये कितना करेगा 3। अब यदि हम तीनों से मिलके कराएंगे तो यहाँ पर जो काम होगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे हो रहा है टोटल 13। लेकिन ये जो तीनों ने काम किया है 13, ये जस्ट डबल है, हमको सिंगल कराना है। तो सिंगल यदि हम करवाएंगे तीनों से तो 6.5 ही काम होगा। लेकिन हमसे किसका पूछा गया भैया काम, अकेले का सी का पूछा गया है। अकेला सी कितना काम कर रहा होगा, ये तीनों मिलके यदि 6.5 काम कर रहे हैं और आपको पता है कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं 6, तो बाकी जो बचा है 0.5 का काम वो अकेला सी कर रहा होगा। और करना कितना है 60, तो 60 को 0.5 से डिवाइड कर देते हैं और 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा होगा 120 डेज। ये हमारा फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो सी यदि काम करेगा अकेले तो उस काम को 120 दिन में समाप्त कर देगा। कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है 120, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। एवरेज का ये क्वेश्चन आपका ये, और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा भी। 15 नाविक हैं, 15 आपके यहाँ पे सेलर्स हैं और ये जो नाविक है इनका औसत वजन कितना बढ़ जा रहा है आपके पास 1.6 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। और कब बढ़ रहा है, ये जब 42 किलोग्राम का एक नया व्यक्ति उस ग्रुप में एक दूसरे व्यक्ति की जगह शामिल हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि बदले एक नया नाविक आ गया है। 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है तो बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि भाई एवरेज बढ़ रहा है, मतलब एक नया व्यक्ति जो होगा उसका वेट 42 से ज़्यादा ही होगा। अब कितना ज़्यादा होगा, 15 का एवरेज कितना बढ़ रहा है 1.6, तो 15 इंटू 1.6 हमारा कितना हो गया, देखते हैं यहाँ पे निकाल के, 225 प्लस दैट इज़ 240, तो हो गया हमारे पास 24। तो 24 kg एवरेज में 1.6 kg बढ़ा, तो टोटल में कितना बढ़ा 24 kg। तो 24 kg एक्स्ट्रा आ गया, किसकी वजह से आ गया, एक नए व्यक्ति की वजह से आ गया। और उस नए व्यक्ति का वजन 24 ज़्यादा ही रहा होगा पुराने वाले की अपेक्षा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 66 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति शामिल हुआ था उस ग्रुप में उसका वजन कितना था 66 किलोग्राम रहा होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। यदि ए का दुगना बी के दुगने और सी के 4 गुने के बराबर है, रेशियो का ये बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का दुगना, ठीक है भाई, ए का दुगना बी के 3 गुने, ठीक है, बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है। तो आपको यहाँ पर ए का, बी का और सी का रेशियो फाइंड आउट करना बड़ा ही सिंपल है। इसे हाइड करिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 12 हो गया, 4 2 सा कितना हो गया 8 हो गया, 3 2 सा कितना हो गया 6। सिंप्लीफाई यदि करें तो 6:4:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन था, रेशियो फॉर्म करना था। कितना आया हमारा अनुपात 6:4:3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा सभी को, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कोई धनराशि जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में कितनी हो जा रही है, 3 साल में कितनी हो जा रही है 2400 रुपये हो जा रही है, ठीक है। और 4 साल में कितनी हो जा रही है, ये हमारे पास 2520 रुपये हो जा रही है 4 साल में। लेकिन ये जो केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये सिंपल इंटरेस्ट का केस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये यदि हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो ये हमको अमाउंट दिया गया है 2400 3 साल का और 2520 4 साल का। यदि हम इसको माइनस करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 120। अब ये जो 120 जो डिफरेंस आ रहा होगा ये कुछ ना कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट ही आ रहा होगा। और ये हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो 3 साल का जो अमाउंट होगा वो 4th ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर हम यदि उस 120 का यदि रेट निकालना चाहें तो हमारे पास रेट कितना निकल कर आ जाएगा
5%। जो डिफरेंस था वो 1 ईयर का था, इसका मतलब हमारी जो 1 ईयर की रेट हो गई है वो 5% पर एनम ही रहेगी। यदि 2 होता तो 2 का मतलब होता कि वो 2 साल का हमको टोटल इफेक्टिव रेट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि हमको रेट पर एनम का चाहिए था और यहाँ डिफरेंस 1 साल का ही आ रहा है, तो सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5% पर एनम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो फाइनल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसमें क्या बोला गया है कि भाई 2 बहनें हैं बसंती और धन्नो, और ये एक अपनी मौसी से मिलने का इरादा करती हैं जो कि 25 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है भैया, मौसी से मिलने जा रही हैं वो दोनों, और बसंती सुबह 9 बजे घर से निकलती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है भाई, बसंती जो है वो 9 बजे निकलती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, जबकि जो धन्नो है वो सुबह 11:30 बजे निकलती है घर से। ठीक है, अब जो धन्नो है वो जो है भाई 11:30 बजे निकल रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, 11:30 बजे निकल रही है, और ये इसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बसंती जो है वो 9 बजे निकल रही है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और जो धन्नो है वो 11:30 बजे निकल रही है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ये कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे टाइम के, यदि आप देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 2.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो ये 9 बजे से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, 2.5 इंटू कितना हो गया 4, ये 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी होगी। अब क्योंकि ये दोनों ही बसंती और धन्नो दोनों ही आपके सेम डायरेक्शन में यदि मूव करेंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और यदि हमको यही तो निकालना था कि मीटिंग कब करेंगे, मिलेंगे कब, तो इसका मतलब वो यदि 10 किलोमीटर आगे होगी तो इस 10 किलोमीटर पर ही यदि हम यहाँ पर निकालें तो कितने घंटे बाद मिलेंगी, 2 घंटे बाद मिलेंगी। वो कहाँ से मिलेंगी 11:30 से। तो 11:30 से यदि हम 2 घंटे कैलकुलेट करेंगे तो 11:30 से यदि आप यहाँ पर 2 घंटे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा 1:30 PM। इसका मतलब जो दोनों हैं वो कितने बजे वहाँ पे मीट करेंगी अपने मौसी के घर, जब वो जा रही थी तो कब मिलेंगी, वो 1:30 बजे वो एक ही समय वहाँ पर मिलेंगी वो एक दूसरे से। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:30 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को ये जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से जो है हम आगे भी आपकी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट कराते रहेंगे, और इसी प्रकार आपके सहयोग के हम आकांक्षी हमेशा रहेंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।